ओके, स्टार्ट करते हैं फिर। आज का हमारा टॉपिक है बच्चों एडवर्ब। जरा ध्यान से देखेंगे, बोर्ड पे लिख लीजिएगा अभी, एक बार समझ लीजिए आप लोग। एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड टू ऐड। टू ऐड का मतलब समझ रहे हैं? जोड़ना, वृद्धि कर देना, ठीक है। समथिंग to the meaning of an adjective, a word or another adverb. It means कि adverb एक ऐसा शब्द है जो किसी adjective या word या किसी अन्य adverb के अर्थ में वृद्धि कर देने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो जो टर्म इस्तेमाल में आए इनमें से कुछ को आप ऑलरेडी जानते हैं। जैसे एडजेक्टिव क्या है, तो आपने पढ़ा कि एडजेक्टिव क्वालिफाइज ए नाउन और प्रोनाउन, यानी कि एडजेक्टिव वो शब्द है जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, यानी कि नाउन या प्रोनाउन के अर्थ में वृद्धि करने का कार्य करता है। आप पहले से जानते हैं। वर्ब क्या है, इसके बारे में भी आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अ वर्ब इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड टू डिनोट एन एक्शन और स्टेट, यानी कि वर्ब वह शब्द है जिससे एक्शन या स्टेट का पता चलता है। अब ये एडवर्ब आपके लिए बिल्कुल नहीं है। अभी आपने अभी तक जो सीखा कि एडवर्ब का क्या काम है, कि ये एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा। और किसको क्वालिफाई करेगा बच्चों? वर्ब को, और खुद अपने आप को, यानी कि एडवर्ब। अब ये कैसे है, तो ये तो बेहतर ढंग से हम लोग उदाहरण के माध्यम से सीख सकते हैं, ठीक है। जैसे में हम देखते हैं, देखिए, दिस इज अ सेंटेंस आई हैव रिटन हियर, शी इज वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है, शी इज वेरी ब्यूटीफुल। इस वाक्य को देखने से और इस परिभाषा को पढ़ लेने के बाद आपको क्या लगता है, कौन सा ऐसा शब्द है जो एडवर्ब है? बताइए, कौन सा ऐसा शब्द? वेरी, वेरी गुड, वेरी, ये एडवर्ब है। क्यों? क्योंकि ये किसके अर्थ को और एनलार्ज कर रहा है, स्ट्रेंथन कर रहा है, ब्यूटीफुल को। अगर ये वेरी नहीं होता तो भी तो सेंटेंस सही है, शी इज ब्यूटीफुल, वह सुंदर है। लेकिन वेरी के आ जाने से अब भाव क्या हुआ, वह बहुत सुंदर है, यानी कि वेरी ने इसको क्वालिफाई करने का कार्य किया, ब्यूटीफुल। एनी डाउट? नो। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। He runs fast. What is adverb in this sentence? Can you tell me? Fast. Speak loudly. Your answers are correct. Fast. क्यों? क्योंकि ये किसके अर्थ में वृद्धि कर रहा है, किसको क्वालिफाई कर रहा है? रन्स। और रन्स क्या है? वर्ब। और जो वर्ब को क्वालिफाई करता है वो क्या कहलाता है? एडवर्ब। बारीकी से चीजों को समझ रहे हैं? बोलिए मोहम्मद, क्या क्लियर हो रहा है? ओके, तो अब तक आपने देखा कि किस प्रकार ये एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है और किस प्रकार ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। अब एक चीज आपके दिमाग में चल रही होगी कि सर एडवर्ब को कैसे क्वालिफाई करता है ना? इसको भी समझ लीजिए। देखिए इस वाक्य को ध्यान से, मीरा wrote a letter quite correctly। देख पा रहे हैं? इस वाक्य में दो एडवर्ब हैं, तो पहले आप चेक करेंगे कि इस वर्ब को कोई क्वालिफाई तो नहीं कर रहा है। इसमें एक एडवर्ब मिल जाएगा तो दूसरा अपने आप मिल जाएगा, ठीक।
मीरा रोट अ लेटर, मीरा ने पत्र लिखा। कैसे लिखा? सही ढंग से लिखा। तो ये हो गया आपका मीरा रोट अ लेटर करेक्टली। करेक्टली यहाँ पर एडवर्ब है और ये किसको क्वालिफाई करने का काम किया? रोट को, जो कि एक वर्ब है। तो एक एडवर्ब तो आपको मिल गया ऑलरेडी। और अब कहा जा रहा है कि मीरा रोट अ लेटर क्वाइट करेक्टली। मीरा ने बिल्कुल सही तरीके से पत्र लिखा। तो ये क्वाइट अब किसको क्वालिफाई करने का काम कर रहा है? करेक्टली को। तो ये भी क्या होगा? एडवर्ब। क्योंकि जो एडवर्ब को क्वालिफाई करता है वो भी क्या कहलाता है? एडवर्ब भी कहलाता है। ठीक है, चलिए फिर इसको नोट कर लीजिए। विकास बाबू तब तक पॉज कर दीजिए उसको। जैसे ही आपने ये समझ लिया कि एडवर्ब किसे कहते हैं, तो प्रश्न पैदा होता है कि एडवर्ब कितने प्रकार का हो न? पहले एडवर्ब हम लोग अभी सीख रहे हैं जिसका नाम है एडवर्ब्स ऑफ टाइम। As you can see through the definition of this topic, adverbs of time, है ना? ये adverbs of time जो है, इससे कार्य के होने के समय का पता चलता है। ठीक है? Adverbs of time tell the time of an action. For an example, when you study a sentence, है ना? And there is given some time. ठीक है? So that will automatically tell the time of what? Of an action. That is the thing you are learning here. Okay? तो adverb of time जो है वो किसी कार्य के, एक्शन का मतलब है यहाँ पे कार्य के होने के समय का बोध कराता है। ठीक है? अब उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं yesterday, today, tomorrow, now, then, just, late, lately, soon, etc. है ना? जैसे आप पोएम पढ़े हैं अभी हाल फिलहाल सेकेंड ईयर में कुछ दिनों पहले, स्वीडिश क्लब आई डू नॉट गो, पढ़े ना? क्या कहा उन्होंने? The sun went hence and yet is here today. ठीक है? तो यहाँ पर ये जो टुडे है वो क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो शुरुआत में क्या बोला? एस्टर नाइट, ये भी एडवर्ब ऑफ टाइम, पिछली रात। कहीं ना कहीं से ग्रामर का कनेक्शन आपके लिटरेचर से, लिटरेचर का कनेक्शन आपके ग्रामर से, सारी चीजों का निचोड़ जो है वही इंग्लिश है, आप सीख रहे हैं। ठीक है? अब इनको हम वाक्यों में कैसे प्रयोग करें, इस पे आने के पहले एक वर्ड है, जरा मैं इसको और स्पष्ट कर दूं। लेटली का क्या शाब्दिक अर्थ होता है हिंदी में? हाल ही में। वेरी गुड। ये ऑलरेडी आप लोग जानते हैं, इस चीज को यहाँ डिस्कस हुआ है। आमतौर पे बच्चे लेटली को कह देते हैं देर से, ये नहीं कहना है। लेट मीन्स होता है देर से, तो यहाँ लिखा हुआ है LATE। लेटली मीन्स होता है हाल ही में। ठीक? अब चलिए सेंटेंसेस को मैं देखूं आपके साथ। He will return tomorrow। और कब लौटेगा? कल लौटेगा। ठीक है? तो इसमें ये टुमारो किसको क्वालिफाई किया? रिटर्न को। रिटर्न होगा तो कब होगा? कल होगा। एडवर्ब हुआ ना? और एडवर्ब में कौन सा एडवर्ब? जो भी आप सीख रहे हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम। क्योंकि ये कार्य के होने के समय को बता रहा है। वो कब लौटेगा? कल लौटेगा। ठीक है? I have known her lately। क्या हुआ? मैं उसे हाल ही में जाना हूँ। वेरी गुड। मैं उसे हाल ही में जाना हूँ, या मैंने उसे हाल ही में जाना है। ठीक है? वेरी गुड। यहाँ पर है आपका लेटली, राइट? ये देखिए, शी हैज जस्ट कम, वो अभी आई है। इसमें क्या है? एडवर्ब जस्ट। यहाँ पर एक चीज आपको थोड़ा सा परेशानी में डाल रहा होगा कि सर यहाँ आपने एडवर्ब को लास्ट में लिख दिया और यहाँ एक्शन के पहले ही लिख दिया, व्हाई? एनीबॉडी ऑफ यू बताइए कुछ। आप जब आगे बढ़ेंगे, जब ये टोटल काइंड्स ऑफ एडवर्ब फिनिश होंगे, तो हम एक आपको नोट्स लिखवाएंगे। कुछ ऐसे एडवर्ब्स हैं जैसे जस्ट, नेवर,
ऑलवेज, है ना, स्टिल, yet, occasionally, seldom, etc. इनका प्रयोग हमेशा एक्शन वर्ब के ठीक पहले होता है। जैसे जब भी आप अनुवाद बनाने को जाते होंगे तो मैंने आपकी सहायता की है। अनुवाद क्या बनाते हैं? बोलो पल्लवी। मैंने आपकी सहायता की है। I have helped you. यहाँ पे आप थोड़ा मिस्टेक कर रहे हो। I have always helped you. वही तो मैं सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये एडवर्ब एक्शन वर्ब के ठीक पहले आते हैं। I have helped you always ऐसा नहीं। I have always helped you. Will you learn? Will you remember? Okay. तो ये चीजें आपने भली बातें ढंग से सीख ली। एनी डाउट किसी बच्चे को? कोई परेशानी है तो बोलो। चलो थोड़ी देर के लिए आओ, आप लोग का एग्जाम सामने है, थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव को मैं प्रैक्टिस करा लूं, ठीक है? माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ हैज बीन रिटन बाय महात्मा गांधी। थोड़ा बोल्ड आवाज में बोलो यार, लग रहा है चाय रोटी खा के चले आते हैं, थोड़ा तेज बोलो, ठीक है? फ्रॉम 1915 टिल स्पेस यानी खाली जगह महात्मा गांधी कंप्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स। वहां पे कौन सा ईयर फील करेंगे? 1948। वेरी गुड। महात्मा गांधी डाइड ऑन डैश 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 कब? 30 जनवरी 1948। टेल मी द नेम ऑफ those two weapons that were used by Mahatma Gandhi against the Britishers. Truth and non-violence. Truth and non-violence. Very good. Our ancestors enjoyed True home rule. home rule. एकदम फटाफट बताते चलिए। Our ancestors were satisfied with A small village. small villages. सभी बच्चे ध्यान देंगे। Our ancestors were satisfied with small villages. Any problem? महात्मा गांधी क्या कहते हैं हमारे माइंड्स के बारे में? Our mind is a restless bird. The more it gets, The more it wants, the more it wants, and still remains unsatisfied. unsatisfied. इस तरीके से आप तैयार करेंगे, समझे? चलिए ग्रामर पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा हम लोग उधर भी शेयर कर रहे हैं लिटरेचर की दुनिया में। अब फिर एक एडवर्ब का प्रकार आपको सिखा लेंगे ना, तो आपको एक और चैप्टर को ले चलेंगे, उसमें जो खास खास है उसका रिवीजन कराएंगे, ठीक है? बहुत ओके। चलिए एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। ओके, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस टेल वेयर or at what place an action is done। मतलब एडवर्ब ऑफ प्लेस ये बताता है कि कोई कार्य कहाँ अथवा किस जगह पर होता है, ठीक है? इसमें एग्जांपल से आपके सामने HERE, इसको हियर पढ़ते हैं, हेयर मत पढ़िएगा। HAIR और HARE को हियर पढ़ते हैं। HEAR और HERE को हियर पढ़ते हैं। कहीं भी आप करेक्टली प्रोनाउंसिएशन को ध्यान से सुनिएगा ना, तो आपको उसमें स्पष्ट पता चलेगा। कम हियर, देखिए आमतौर पर लोग क्या करते हैं? कम हियर, कम हियर, ओके? हियर, लेकिन इसको फिर देयर पढ़ते हैं, इसको देयर मत पढ़ते। देयर, एवरीवेयर, इन, आउटसाइड, नियर, अवे, अप, डाउन, etc। ये सब के सब किस चीज को एक्सप्रेस करते हैं? किसी न किसी प्लेस को, जगह को। इसलिए क्या है? एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, ठीक है? अब देखें, इन को लेके हमारे छात्रों के बीच बड़ा कंफ्यूजन रहता है। कोई अचानक से व्यक्ति पूछ देता है कि मे आई कम इन, या फिर ऐसे समझिए ना, यहाँ बॉक्स में मैं लिख देता हूँ। मान लीजिए कोई आपके परिवार का सदस्य आपके सामने ये लिख दिए कम इन, और आपसे पूछ दिए कि बताओ ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, क्या बताओगे? आप तो एडवर्ब बताओगे बाबू, क्योंकि तुमने समझ लिया है कि जो वर्ब को क्वालिफाई करता है वो एडवर्ब होता है। इन यहाँ पर किसको क्वालिफाई कर रहा है? कम को, तो एडवर्ब है। और यहाँ पर आदर्श बाबू
समझ में आ रहा है? यहाँ पर इन का मतलब अंदर है कि में है? में, अंदर है। कम इन, अंदर आइए। क्या आदर्श बाबू है? हाँ, अब देखिए यहाँ पर इनका मतलब में नहीं है, बचपन से आप रटे इन मने में, वो भी अच्छी है ना। अगर आप कहिएगा he is in the room, यहाँ भी इन आया है, ये वाला इन प्रेपोजिशन है, वह कमरे में है। समझे आदर्श भाई? तो ये इसका मतलब वह में और इसका मतलब वह अंदर। जब इतनी बारीकी से आप सामने वाले को समझा दीजिएगा तो उसे लगेगा कि वाकई में आपको जानकारी है। नहीं तो प्रेपोजिशन को एडवर्ब कह दीजिएगा, एडवर्ब को प्रेपोजिशन कह दीजिएगा, तो वही भोजपुरी वाला कहावत चरितार्थ हो जाएगा, गुरपी के ब्याह में हंसुआ की गुरपी और कनर्स हो जाएगा। इससे आपको बचना चाहिए, है ना? चलिए यहाँ तक क्लियर। तो यहाँ पर आप देखेंगे कम हियर, तो एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या हुआ बच्चों? मे आई कम इन, इसमें क्या है? इन। लेकिन इन का मतलब यहाँ पर क्या है? अंदर। इनका मतलब क्या है? अंदर। पेड़ पे चढ़ा अंदर, इसमें लिखा नहीं है, ये अंडरस्टूड है। कितना बढ़िया आप लोग मैचिंग करा दिए ना, पोएट्री में होता है, इसको राइम स्कीम बोलते हैं। He will wait for me outside, इसमें एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या है? आउटसाइड, राइट? हाँ, ये चीज ध्यान रखेंगे कि जब भी वेट आता है और उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट आता है, जैसे यहाँ पर मीट है, तो इसके बाद ये फॉर नाम का प्रीपोजिशन ऑटोमेटिकली आता है। अब ये मत कभी लिख दीजिएगा जाने अनजाने में कि he will wait me outside, तो गड़बड़ हो जाएगा। He will wait for me outside। उसी प्रकार अगर listen, L-I-S-T-E-N, लिसन के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट आता है तो प्रीपोजिशन क्या लगता है? टू। नेवर फॉरगेट, है ना? टू। जैसे मेरी बात सुनो तो क्या कहते हैं? लिसन टू मी। अब वहां पर अपने तरफ से टॉप वगैरह मत खाना शुरू कर दीजिए, है ना? जैसे मेरे यहाँ आइए, क्या बोलते हैं? कम टू मी, काफी है। कुछ भाव प्रधान वाक्य भी होते हैं, ठीक है? यहाँ तक चीजें स्पष्ट हुई। चलिए, अब जैसा मैंने आपको वादा किया था कि ये खत्म होते होते किसी और चैप्टर का आपके सामने रिवीजन आ जाएगा। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो हैज बीन कंपोज्ड बाय, ना दे, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो हैज बीन कंपोज्ड बाय जॉन डन। हो गया। जॉन डन इज अ मेटाफिजिकल पोएट। जॉन डन इज अ मेटाफिजिकल पोएट। एक भी प्रश्न आता है कि व्हेन वाज जॉन डन बॉर्न? 1572। वेरी गुड। बस पिकअप पकड़ने की देरी है। आप लोग जानते सब है लेकिन कहते नहीं। ऐसे ही हुआ था ना रामायण में, हनुमान जी को बहुत शक्ति थी लेकिन उनको अपनी शक्ति का अंदाजा ही नहीं। किसी ने कहा चुपी शादी रहा बलवान है, तो हाँ बलवान है। फिर देखिए कि उसके बाद क्या किए? समुद्र पार कर गए, लंका में उथल पुथल मचा दिए। और ऐसा क्यों था? कि उनको अपने बल का आभास नहीं था। बहुत शरारती थे हनुमान जी। तो जब ऋषि मुनि लोग बैठते थे तपस्या में, तो बल तो था उनके पास, तो खेल खेल में उन लोग ऐसे उठा देते थे हवा में, और फिर छोड़ देते थे, तपाक से जाके नीचे गिर जाते। तो वही गुस्सा हो गए ऋषि, कहे कि जाओ हनुमान, आज से तुमको अपने बल का ज्ञान ही नहीं है। तो तब उनको याद दिलाया गया, अरे भैया तुम बलवान है। वही हाल आप सभी का है। टाइटल का नाम नहीं बताता, कोई का नाम नहीं जानते, लेकिन अंदर की सारी बातें याद है। मतलब एक बार जगाना पड़ता है कि आपको आता है, ठीक है? चलिए, डन का जन्म किस परिवार में हुआ था? ये बहुत टफ क्वेश्चन है, इतना इजी में मैं आपको बताया। रोमन कैथोलिक फैमिली में डन का जन्म हुआ था। तब इंग्लैंड की क्या स्थिति थी? एंटी रोमन कैथोलिक। इसका नतीजा देखने को मिला, डन की पढ़ाई लिखाई पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ा। क्या विपरीत प्रभाव पड़ा? बिना डिग्री के उनको अपना विश्वविद्यालय छोड़ना पड़ा।
और विश्वविद्यालय का नाम ऑक्सफोर्ड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी। फिर उनको एक नौकरी मिली, लेकिन वो नौकरी चली गई और वो जेल भी गए। कारण क्या था? आज जिसके यहाँ नौकरी करते थे उसकी भतीजी से चुपके से शादी कर लिए बिना बताए। ठीक है। आगे चलकर एंग्लिकन चर्च में वो मतलब एक प्रीस्ट के पद पे आसीन हुए। तब उनकी एज थी मात्र कितने साल? 42 इयर्स ओल्ड। और एक प्रश्न इनसे जरूर पूछा जाता है कि हु इज द पायनियर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री? तो आपका जवाब क्या होगा? जॉन डन। और अगर पूछ दिया कि जॉन डन इज तो आपका जवाब होगा मेटाफिजिकल पोएट। कुछ इंपॉर्टेंट लाइन से ध्यान रखिएगा। एक तो मैंने आपसे चर्चा की थी थोड़ी देर पहले, एस्टर नाइट द सन वेंट हेंस वाली। एक किस्सा अक्सर पूछता है, ओ हाउ फीबल इज मैन्स पावर दैट इफ गुड फॉर्च्यून फॉल कैन नॉट ऐड अनदर आवर। इतना लिख के और पूछेगा कि ये कहां से लिया गया है। These lines have been taken from, तो आंसर तो आपको पता है, sweetest love I do not go। लेकिन कभी-कभी इसको घुमा देता है। ये लाइन दे देगा, फीबल को अंडरलाइन करेगा और पूछेगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फीबल, और 3-4 ऑप्शन रहेगा आपके सामने। क्या इसका जवाब? वीक एंड फ्रेल। वेरी गुड बच्चों, दैट्स ऑल फॉर द डे। एक बार आज का ग्रामर सेक्शन भी फुली रिवाइज कर लें। एडवर्ब क्या होता है? जो वेरी गुड। एडवर्ब वो होता है जो किसी एडजेक्टिव, वर्ब या खुद अपने आप का एडवर्ब को क्वालिफाई करता है। ठीक है। आज हम लोगों ने 2 इसके काइंड्स को डिस्कस किए। द फर्स्ट वन इज इसको बताता है क्रिया के संपादन के समय का बोध कराता है, और दूसरा एडवर्ब ऑफ प्लेस, ये किसका पता कराता है? स्थान का बोध कराता है। थैंक यू सो मच। आज का सेशन समाप्त।